हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं श्याम सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीसी कैलेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने कक्षा 10 की गणित की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपना एक बैच हुंकार बैच लॉन्च किया है। ठीक, तो हमने इसके पहले आपको तीन तीन वीडियो दे रखा है जो कि 2 क्लासेस में है। पहला क्लास का पहला वीडियो जो है आपका संख्या पद्धति पर आधारित है तथा दूसरा क्लास जो है वो 2 पार्ट में है। पहला वीडियो जो है पहला पार्ट है उसका दूसरी क्लास का वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का है और जो सेकंड पार्ट है आपका वो आपका द्विघात समीकरण पे है। आज हम आपको अपनी तीसरी क्लास जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पे आधारित है वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर एक ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और वो भी एग्जाम में अच्छा कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर बेटा हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसके बारे में जो है बेसिक नॉलेज ले लेते हैं तभी जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा कि नाम है चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्या है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्या है। जब हम किसी समतल पर, समतल का मतलब आप समझो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। जब किसी समतल या तल पर हम कोई बिंदु की सही स्थिति को दर्शाते हैं तो जिस पद्धति का हम लोग यूज करते हैं उसे कार्तीय पद्धति या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय पद्धति है क्या या कार्तीय तल है क्या। देखिए इसमें होता क्या है, जब दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसी से हमारा कार्तीय तल बनता है। ठीक है, कार्तीय तल के लिए यानी कार्तीय पद्धति के लिए दो लंबवत रेखाएं नेसेसरी होती हैं। पहली रेखा जो होती है सीधी रेखा जो पहली आपको दिख रही है वो आपका y अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, इसी को इंग्लिश में हम लोग वर्टिकल रेखा भी कहते हैं और इसको हम लोग y अक्ष से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको y अक्ष कहते हैं। दूसरी रेखा जो आपको दिख रही होगी वो इस खड़ी रेखा पर एक पड़ी हुई लेटी हुई है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्स अक्ष भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वो एक बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रही हैं जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जो हम लोग किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई मान लो बिंदु P लिया और हम P के निर्देशांक लिखना चाह रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं x, y। ठीक है, मतलब इसको कोष्टक में लिखते हैं निर्देशांक को और पहले वाला जो होता है वो x का मान होता है और दूसरे वाला जो होता है वो y का मान होता है। x के मान को हम लोग भुज कहते हैं, यानी पहले वाले को हम लोग भुज कहते हैं और दूसरे वाले को हम लोग बेटा कोटि कहते हैं, यानी y के मान को कोटि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जब ये एक दूसरे को, दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसको ये 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान देना, जब हम लोग मूल बिंदु से दाहिने ओर जाते हैं या x अक्ष पर तो वहां सारे का सारा जो मान होता है x का वो धनात्मक होता है और जब भी मूल बिंदु से हम लोग बाएं साइड में आते हैं तो सारा का सारा जो x का मान होता है वो ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। इसी तरह बेटा जब y अक्ष पर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो सारा का सारा मान धनात्मक होता है और जब मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो सारा का सारा मान नकारात्मक होता है। ठीक है, मान लो बेटा कोई बिंदु P मान लो यहाँ पे है ना, और इससे देखोगे यहाँ तो ये P जो है x पे कितना है, 2 है।
ठीक है, और y पे कितना है बेटा 3 है, ठीक है, ये मान लो Q बिंदु है, तो P पे जो Q बिंदु है उसके निर्देशांक पूछेंगे, तो देखो x अक्ष पे कितना गया 2 और y अक्ष पे कितना गया है 3, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपसे पूछेगा प्रश्न में x किसी बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी बताइए या y अक्ष से लंबवत दूरी बताइए, तो जब y अक्ष से दूरी पूछेगा या y अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा, तो आप जो है x का जो मान होगा वही आपका y अक्ष से लंबवत दूरी या y अक्ष से दूरी होगा। इसी तरह जब आपसे बोलेगा x अक्ष से लंबवत दूरी बताइए या x अक्ष से दूरी बताइए, तो जो आपका y का मान होगा वही आपका x अक्ष से दूरी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। इसके बाद जब बेटा ये दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये पूरे सिस्टम को 4 भागों में बांट रही हैं। पहले भाग को हम लोग प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश या थर्ड तृतीय चतुर्थांश, और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। देखो बेटा आपने यहां देखा जब प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका ये वाला हिस्सा है प्रथम चतुर्थांश, यानी ये वाला हिस्सा क्या है प्रथम चतुर्थांश है, यानी यहाँ पे आपका जो x का मान है वो सारा पॉजिटिव होगा और y का मान भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका x और y दोनों के मान क्या होंगे प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, ठीक है, यानी धनात्मक होंगे। जब हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेंगे तो देख रहे हो आप y का मान क्या है धनात्मक और x का मान क्या है ऋणात्मक, जैसे कि देख लो y का मान धनात्मक, x का मान ऋणात्मक, यानी कि जो द्वितीय चतुर्थांश होता है बेटा सबसे पहले हम लोग x का लिखते हैं फिर y का, तो x क्या है आपका निगेटिव और y क्या है बेटा पॉजिटिव है। तो जो द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं उसमें x का मान निगेटिव होता है यानी माइनस में होता है और y का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेंगे तो देखो बेटा तीसरा चतुर्थांश ये है ना, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये होगा, देखो यहाँ पे देखो x वाला भी निगेटिव है और y वाला भी निगेटिव है, तो इसलिए क्या होगा तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी निगेटिव और y का मान भी आपका बेटा क्या होगा निगेटिव होगा। फिर चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं, देखो यहाँ पे x इस हिस्से की बात होगी तो यहाँ x पॉजिटिव और y क्या होगा बेटा निगेटिव, तो x क्या होगा पॉजिटिव y होगा निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका ये सिस्टम बना हुआ है। देखो बेटा ये जो शुरुआती 5 प्रश्न हैं पूरा का पूरा इन्हीं दोनों फिगरों पे आधारित है, तो हम लोग ये जो आगे की चर्चा है इसको ना करते हुए सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद कुछ और प्रश्न लिखेंगे और उसका सलूशन आपको हम देंगे, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चित्र में P के निर्देशांक होंगे, चित्र आपके सामने बना है, चित्र में P के निर्देशांक होंगे। देखो बेटा ये इधर x अक्ष पर दाहिनी मूल बिंदु ये है आपका, यहाँ दाहिनी ओर गया है और यहाँ पे x अक्ष पे दाहिनी ओर और y अक्ष पे क्या गया है नीचे की ओर गया है। तो आपको पता है कि ये किस में आएगा चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, और आप अगर इसके पॉइंट देखो तो आपको पता है सबसे पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान, तो x का मान जब भी देखो 0 से इधर गए मतलब कि वो मूल बिंदु O से हम लोग इधर आए तो आपका ये कितना है x पे 2, 2 कैसा है बेटा पॉजिटिव, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो जब मूल बिंदु से हम नीचे आएंगे तो निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 होगा, देखो 3 है। आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रश्न में देखिए चिन्ह जो है नहीं दिया था, हालांकि हम लोगों ने सिस्टम को समझते समय चिन्ह का प्रयोग वहां पे कर लिया था, यहाँ पे नहीं दिया था कंफ्यूज करने के लिए, पर हमको पता है जब हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश में जाते हैं तो आपका जो x का मान होता है वो धनात्मक होता है और y का मान ऋणात्मक होता है, और x पे देखो 2 तक गया है और y पे कितना गया है 3 तक गया है, तो हम लोग -3 लेंगे। तो देखो 2 -3 किसी ऑप्शन में है क्या, तो देखो पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया 2 -3 है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बेटा आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट करके हमको बोल सकते हैं, हम फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन चित्र में P के निर्देशांक होंगे। तो देखो बेटा आपकी फिर से इस फिगर में आपको फिगर नंबर 2 में P के निर्देशांक पूछा है, ये पहले देखो किस कोऑर्डिनेट में है, मतलब कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो देखो ये किस में है थर्ड में, और आपको हमने बता रखा है थर्ड में दोनों क्या होता है बेटा x और y दोनों क्या होता है निगेटिव होता है, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे x पे कहाँ तक गया है 3 तक, यानी क्या होगा -3, ठीक है, और y पे कहाँ तक आया बेटा 2, तो -2, यानी जो आपका p की वैल्यू होगी -3 -2, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में
आ रहा है, फिर से भ्रमित करने के लिए। देखो ये भी निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव, पर कहीं इसने चिन्ह नहीं लिखा है। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस चतुर्थांश में दोनों निगेटिव, किस में दोनों पॉजिटिव, किस में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, किस में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये सब याद रहेगा तो तुरंत आप कर लोगे, ठीक है। और बाय फिगर भी आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखो -3 और -2 किसमें आ रहा है, कोई ऑप्शन है, वो देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से आपका दूसरे फिगर का जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में अवस्थित है। अगर हम ना भी इसका फिगर याद हो, हमें ना भी फिगर हम इसका बनाए, तो हमको पता है कि -4 और 5, ठीक है। आपको पता है -4 और 5, पहला माइनस जो है किस में होता है, द्वितीय और तृतीय दोनों में होता है, और दूसरा वाला पॉजिटिव अगर है तो किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। मतलब x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो आपका किस चतुर्थांश में जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपका यहाँ से आप देख सकते हो माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो ये देख लो यहाँ से फिगर भी देखो, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, x का मान निगेटिव होता है और y का मान पॉजिटिव होता है। तो आपका देखते ही मान हम आंसर लगाएंगे द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए बोल रहा है आपसे बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी। तो देखो बेटा जब हम आपको बेस बता रहे थे तो बहुत ही भली प्रकार से आपको बता रखा है, जब आपसे y अक्ष से दूरी पूछेगा तो जो x का मान होगा वो y अक्ष से दूरी होता है, और जब x अक्ष से पूछेगा दूरी तो जो y का मान होता है वो आपका लंबवत दूरी या दूरी होता है। तो देखो यहाँ पे बेटा आपसे पूछा है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, जो y अक्ष से दूरी क्या होगा, जो x का मान होगा। तो देखो x का मान क्या है बेटा, 3 है ना, 3 है ना, तो 3 इकाई आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी। तो याद रखो बेटा हमने क्या कहा था, जब x अक्ष से दूरी पूछेगा, यानी x अक्ष से दूरी पूछेगा, तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या होगा, y का मान होगा। तो y का मान इसमें बेटा क्या है, तो ये पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान। तो y का मान यहाँ कितना है, 4 है, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा हम लोग बेस को देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से फिर से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले कुछ मेन पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो देखो जो पहला पॉइंट है वो लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। देखो दो बिंदु मान लो, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसको मान लो P है आपका, ये इसको हम मान लेना, इसका जो निर्देशांक है x1 और y1, और इसका आपका Q है, इसको मान लेना हम x2 y2, ठीक है ये, और इनके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बेटा होता है वो होता है दो बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी जो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह से याद कर लो, या तो दूसरा इसका रूट जो होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। दोनों ही फार्मूले से आप जो है इसको लगा सकते हो, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर पर रखकर आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए बेटा जो 6 से लेकर 10 तक का प्रश्न है ये इसी पे आधारित है। तो हम लोग जो क्या कहते हैं, पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है और से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 है उसको जो है आपका करने की कोशिश करते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। उसके बाद जो फिर आगे का जो क्वेश्चन आएगा उस पर आधारित जो फार्मूले हैं उसका फिर यूज करेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे और फिर उसके आगे का प्रश्न करेंगे। फार्मूला पढ़ते जा रहे हैं और सवाल उसका उस पर आधारित सवालों को हम लगाते जा रहे हैं ताकि आपको वो फार्मूले आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका करते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बिंदुओं
-1 -3 और 5,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करना है तो आपको देख लो, हम लोग इधर लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे x1 y1 x2 y2 क्वेश्चन में ही निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, फिर डायरेक्ट फार्मूले पे रखते हैं और मान को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि जो पहले वाले का ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फार्मूले हैं, चाहे तो आप इसको रखो चाहे तो इसको रखो, दोनों से ही आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो हम जो है आपका सेकंड वाले से ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी को याद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी आपकी प्रैक्टिस इसी फार्मूले पे होगी, इसलिए हम लोग इसी पे आपको जो है इस प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो देखो दो बिंदु के जो बीच की दूरी होगी, यानी कि जो दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी बराबर जो होगा आपका वो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा। देखो x2 की वैल्यू देखो है आपकी 5 और x1 की वैल्यू बेटा है -1। देखो एक फार्मूले में माइनस है और वहां पे जो मान x1 का दिया है वो भी माइनस है, तो माइनस फार्मूला वाला और माइनस मान वाला दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस की होता है आपका प्लस। ठीक है, और x1 की वैल्यू बेटा है 1, तो इसको मत लिख दो और होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान। y2 की जो वैल्यू है बेटा, देखो y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, और y1 की वैल्यू बेटा आपका -3 है। तो फिर से देखो एक तो फार्मूले वाला माइनस और दूसरा आपका माइनस जो है मान y1 के मान में भी दिया हुआ है, तो फिर से माइनस माइनस मिलके क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, और जो है 2 कितना मान 3 है बेटा, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर को जोड़ दो, 5 1 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 3 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो 6 का स्क्वायर 36 बेटा और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मान निकाला जा सकता है, पर देखो रूट पे 61 हमारे पास आंसर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग रूट 61 इकाई इसका क्या होगा बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी 17 है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस दूरी के फार्मूले पे इन दोनों जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक को रख के, दोनों बिंदुओं को रख के आप हल करोगे, और 17 अगर आ गया तो आपका सही है, 17 नहीं आया तो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सत्य असत्य कौन ले सकते इनमें से कोई नहीं। ये तो प्रश्न हल करेंगे तब ना बेटा हम इसके किसी भी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, दोनों बिंदुओं से बीच की दूरी हम निकाल लें, अगर 17 आएगा तो आपका सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है। तो फिर से देखो इसी प्रश्न में हम लोग x1 y1 x2 y2 डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो क्या है, x1 बेटा क्या है आपका 5 है, y1 क्या है बेटा 0 है, x2 क्या है बेटा 12 है, और y2 क्या है बेटा 0 है। ठीक है, फिर से इसी फार्मूले पे आप चाहे तो इस फार्मूले का यूज करो, चाहे इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपका देखो क्या फार्मूला बेटा x2 d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 की वैल्यू कितनी दिया है बेटा, x2 की वैल्यू आपका दे रखा है -12, x1 की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा माइनस का, देखो एक माइनस यहाँ पे है, और माइनस का क्या दे रखा है नहीं, x1 की वैल्यू आपका प्लस का 5 है। ठीक है, तो माइनस फिर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा 0, और y1 की वैल्यू भी क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करोगे तो देखो जब गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, पर जब आपका जोड़ते या घटाते हैं तो सारे माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस का निशान लगा लेते हैं, और सारे प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं प्लस का निशान लगाते हैं, और जब एक प्लस एक माइनस में होता है तो हमेशा घटाने का काम करते हैं और बड़े वाले का मान का ही चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो माइनस माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस के यहाँ क्या हो जाएगा 12 5 17 का होल स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर तो यानी 0 हो गया, तो इस 0 का कोई मान नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है -17 का स्क्वायर, यानी हम क्या कर सकते हैं -17 गुणे -17 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार। तो देखो ये माइनस माइनस का गुणा करोगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपका हमने इसको पहले बता रखा है जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो ये आपकी पढ़ी है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 2 छिपा हुआ है और जितना छिपा होता है उतने का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ 2 छिपा है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, 3 छिपा अगर 3 लिखा होता तो 3 का ग्रुपिंग करते, तो 2 छिपा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे और जिसका जोड़ा बनता है बेटा वो पूरी तरह से बाहर हो जाता है। देखो 17 आ गया, तो 17 हमारा ऑप्शन बोला भी थी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 है क्या, तो 17 दिया भी है और 17 हमारा आ भी गया, यानी ये कथन बेटा आपका एकदम से सत्य है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बोल रहा है बिंदु P कोष्टक में -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो आपको पता है एक तो आपको बिंदु दे रखा है, दूसरा आपको मूल बिंदु बोला है, तो आपको पता है ना कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है बेटा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप यहाँ देखोगे तो आपका जो P की वैल्यू है आपका कितना रखा है -6,8, और जो दूसरा बिंदु है वो 0,0 है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा क्या है x1, यहाँ क्या होगा y1, यहाँ क्या है x2 और यहाँ क्या है बेटा y2। ठीक है, फिर से d के फार्मूले यानी डिस्टेंस के फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो मैं सारा का सारा प्रश्न इस सेकंड वाले से करा रहा हूँ, आप चाहे तो मेरी बातों पे अगर शंका हो तो आप जो है पहले वाले पे भी कर लेना, सारा आंसर मैच कराओगे, सारे का सारा आंसर वही आएगा, सेम आएगा जो हमने बताया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो। ठीक है, देखो बेटा मान रखते हैं x2 की वैल्यू 0 फिर माइनस, ठीक है फार्मूला वाला माइनस, फिर देखो x1 की वैल्यू क्या है -6, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस, फिर y2 की वैल्यू देखो बेटा 0 है, फिर माइनस और y की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है 8 है प्लस में, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा यानी 8 ही लिख देंगे का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना और यहाँ पे -8 का स्क्वायर, 0 से 8 घटाओगे तो माइनस का 8 ही आएगा। ठीक है, तो होल स्क्वायर देखो बेटा 6 का स्क्वायर करोगे 36 प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, और प्लस बाहर भी है तो प्लस प्लस प्लस, और 8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा बेटा 64 आएगा। ठीक है, और 36 64 मिलकर क्या होगा 100, और 100 को अगर हम लिखना चाहें तो 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, और यहाँ चोज के अंदर 2 है, जो दो का जोड़ा बनेगा, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, यानी 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपका 10 कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो ठीक है बेटा, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखो बेटा इस प्रश्न में क्या हुआ है, आपको दूरी पहले से दे रखा है और जो बिंदु दिया है उसमें पहला वाला जो बिंदु है उसके दोनों मान दे रखा है, और दूसरे वाले बिंदु में एक मान दिया है, एक मान नहीं दिया है, और उसको बोल दिया है y, और y का मान निकालने के लिए आपसे बोल दिया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया है आपको जिस चीज को निकालना है वो उसका मान पहले से दे दे, और जो जिसकी जरूरत होती है उसका मान ना दिया रहे, उसमें से कुछ का दिया रहे कुछ का ना दिया रहे, तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम उसके फार्मूले को लिखते हैं। ठीक है, तो उसके फार्मूले को लिखेंगे और सबसे पहले यहाँ हम लोग डिसाइड भी कर लेते हैं बेटा यहाँ x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है x1 क्या है बेटा 2 है, yn क्या है -3 है, इसी तरह यहाँ पे x2 क्या है बेटा 10 है, और y2 क्या है आपका y है। ठीक है, y2 क्या है आपका y है, y2 y है। अब देखो फार्मूले पे लिखते हैं फिर से, देखो बेटा d बराबर अंडर रूट क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बेटा। तो d का वैल्यू देखो पहले से दे रखा है ना, तो हमने आपको अभी बताया ना कि अगर पहले से मान दे रखा रहा है तो जो मान दिया है वो सबको रखते जाइए। आपका सत्य असत्य वाले में भी देखो पहले से मान दिया था पर उसको निकालना था,
निकालना था, अगर वही माना गया तो आंसर सही है। पर अब क्या है, मान भी दिया है, पर वो जो आपके दोनों बिंदु थे उसमें एक का तो सब कंप्लीट दोनों ने निशान दिया है, पर दूसरे वाले में आपका एक दिया है, एक मान नहीं दिया। इस वजह से हम लोग इसको जो है क्या कहते हैं, दोनों तरफ मान को रख लेंगे जिसका जो मान दिया है। तो डी बराबर कितना दे रखा है बेटा, डी बराबर आपका दे रखा है 10 मात्रक, ठीक है, तो 10 लिख लो। x2 की जगह पे क्या दे रखा है बेटा, x2 की जगह पे आपका 10 दे रखा है, तो 10 लिख लेंगे, माइनस फिर आपका x1 की जगह 2 दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा, y2 की वैल्यू y दे रखा है, और माइनस फिर y1 की वैल्यू -3 दे रखा है। तो माइनस माइनस बेटा देखो, माइनस फार्मूला वाला, माइनस वहां पे मान वाला, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 3 y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 में से 2 घटाओगे आएगा 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर। तो अब इसको देखो, इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान लो, इसका b मान लो, तो a+b का होल स्क्वायर आपको पता होगा। a+b का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका a² + b² + 2ab। इसी पे जो है आप इसको रख दीजिए, y a की जगह y को और b की जगह 3 को, और इस जो है हल कर लीजिए, ठीक है। तो देखो y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2 तिहाई 6 y ab ना, तो 6 y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, 10 प्लस 8 का स्क्वायर बेटा 64 प्लस y² प्लस 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y, यही होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, आप चाहे तो पहले इसको जोड़ लो, 10 64 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 64 और 9 मिलके आपका हो जाएगा 64 6 70 और 3 73 प्लस y² प्लस 6y, ठीक है। अब देखो क्या बेटा, इधर रूट है इधर रूट नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस रूट को हटाओगे तभी हल हो पाएगा। तो दोनों पक्षों का क्या कर देना, हमको स्क्वायर कर देना। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, यानी इस पे वर्ग ऐसे चढ़ा दोगे, इस पे वर्ग ऐसे, तो 10 का स्क्वायर देखो बच्चे 100 होता है। और जब आप करोगे क्या, इसका 2 बार गुणा करोगे, स्क्वायर मतलब इसी चीज का 2 बार गुणा, तो जब 2 बार गुणा करेंगे सेम कड़ी की, तो क्या होता है, कड़ी हट जाती है, ठीक है। तो अब देखो क्या जाएगा, 73 प्लस y² प्लस 6y, ठीक है। अब देखो इसको जो है सीधे क्रम में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, और इसको 100 को इधर ले जाते हैं, तो देखो क्रम से बड़ी घात से छोटी घात के वो लिखते हैं, तो y² प्लस 6y प्लस 73 और माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, ये 100 इधर आएगा तो आ जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है, यही होगा, ठीक। अब देखो इसको फिर हल करोगे, तो y² प्लस 6y, 73 में से 100 घटाओगे, बड़ा वाला 100 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा घटाने का काम करेंगे और माइनस वाले का चिन्ह लगा देंगे, तो -100 में से 73 घटाओगे 27 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए तो आगे देखते हैं ना, तो देखिए क्या करते हैं, इसका गुणनखंड हमको करना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको 2 भागों में बांटना है आपको, ऐसे 2 भागों में बांटना है कि चिन्ह इसको ले लो। देखो सबका तरीका अलग अलग होता है गुणनखंड बताने का, हम आपको जो तरीका बता रहे हैं इससे बेटा कभी जीवन में गलती नहीं हो सकती है, आप चाहे जैसे क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। तो देखो करना क्या है, इसका खंड करो और माइनस चिन्ह है तो घटाकर इसको लाओ 6 को, अगर प्लस चिन्ह होता तो जोड़ के हम लाते। तो देखो बेटा आप देखो कि पहाड़ी में तो 9 त्रिका 27 होता है ना, और हमने क्या कहा, खंड इसका करना है, चिन्ह का प्रयोग इसका करना है और लाना है y के गुणांक को, तो 9 त्रिका 27 और 9 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा ना, घटाने में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखो बेटा y² प्लस इसको देखो 6 को हम इसका रूप बदल के 9 माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा 3 लिख सकते हैं, फिर y -27 बराबर 0, कन्फर्म है, ठीक है। इसके आगे देखो बढ़ते हैं y², अब इस y का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, और प्लस का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें, तो देखो y का गुणा जब इसमें करोगे तो देखो प्लस बाहर कोष्टक घटाओगे तो +9 आएगा, और +9 का गुणा y में करोगे तो -9 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 3 में y का गुणा करोगे माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस का 27 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। अब देखो 2 का जोड़ा बनाओ और कॉमन लो, तो देखो बेटा यहाँ पे y² है
और यहाँ पे +9y। देखो ऐसी कोई चीज है जो दोनों जगह है, तो देखो y एक बार, यहाँ पे y 2 बार है, y यहाँ पे y एक बार, तो कम से कम एक बार दोनों में है, तो इसलिए एक बार हम इसको बाहर निकालेंगे। तो y बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या है, 2 बार है, यहाँ एक बार निकाले तो कितना बचा, एक बार, और फिर यहाँ से y हट गया तो क्या बचा 9, क्यों y था, y को निकाल दिया 9y। अब देखो बेटा, जो इस कोष्टक में बचा है अगले कोष्टक में भी हमको वही बचाना है, यानी हमको अंदर में प्लस का y और प्लस का 9 बचाना है। तो देखो यहाँ पे माइनस में y है और यहाँ पे माइनस में नंबर है, तो ये दोनों को प्लस बनाना है, तो यानी क्या ले लेंगे हम, माइनस चिन्ह बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और नंबर में अगर y बचाना तो इस 3 को भी हटाना होगा, तो इस 3 को भी हटाएंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस लिखो, चालू लिखो, फिर 3 से 3 कट जाएगा, केवल y बचेगा। ठीक है, इसी तरह माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, और 3 नंबर क्या हो जाएगा बेटा 27। ठीक है, बराबर 0। अब देखो y + 9 दो बार आ गया, तो इसको एक बार लिख लो बेटा, y + 9, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा हुआ है y - 3 बराबर 0। तो अब क्या करना है, एक बार y + 9 बराबर 0 ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर -9। ठीक है, और एक बार y - 3 बराबर 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, y बराबर +3। ठीक है, तो यानी क्या आ गया आपका, जो y का मान है वो या तो -9 होगा या तो क्या होगा 3 होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो देखो y बराबर -9 -3 है क्या, देखो बेटा ऑप्शन नंबर बी में -9 और -3 है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो क्या रहा है, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए से 2, माइनस और बिंदु बी -2, 9 से समदूरस्थ है, का निर्देशांक होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन मैच करेगा वो हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखो क्या है, सबसे पहले हम दो बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, मान लो एक बिंदु हमारा यहाँ है, ए है आपका, और एक बिंदु हमारा मान लो यहाँ है। ठीक है, तो और क्या है, मान लो इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे आपका मिला दिया। ठीक है, बी है ना, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसका निर्देशांक बेटा क्या दिया है तुमको, देखो 2 - 5, और बी वाले का निर्देशांक -2, 9 दिया। ठीक है, तो बोल रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु आपको लेना है जो दोनों जो बिंदु दिया है उससे समदूरस्थ हो। ठीक है, तो आपको एक चीज ज्ञात होना चाहिए कि जब एक्स अक्ष पर हम कोई निर्देशांक एक्स अक्ष पर जब लेते हैं, एक्स अक्ष पर जो होता है वो y का निर्देशांक क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, निर्देशांक 0 होता है, का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, होता है, तो आपका जो मान लो यहाँ कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है जहां से जो है दोनों बिंदु जो है समदूरस्थ है। ठीक है, तो P में देखिए एक पॉइंट आपका x का मान, क्योंकि x अक्ष पर पूछा है तो x अक्ष पर x का मान हमको निकालना होगा, और y बराबर क्या होता है 0, यानी कि आपको x का मान यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस केस में देखो बेटा हो क्या रहा है, आपका जो बिंदु हमने लिया है उसी का निर्देशांक चाहिए मुझे, और वो जो है दोनों रेखाओं से, दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, इसका मतलब है कि जो P से A की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वही P से B की भी होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। ठीक है, PA बराबर PB। अब देखो दूरी का फार्मूला हम लगा देंगे, दो बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात करना आप लोग पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हो। तो हम देखो PA बराबर PB पे दोनों तरफ डिस्टेंस का फार्मूला रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसको मान लो हम मान लेते हैं x1, और इसको हम लोग मान लेते हैं y1, इसको हम लोग मान लेते हैं x2, और इसको क्या मानते हैं बेटा y2 मान लेते हैं। और इसको फिर से जब PA के लिए जब लिखेंगे तो x1 y1 x2 y2 है, और जब PB के लिए लिखेंगे तो क्या होगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो देखो फार्मूले पे हम रखते हैं बेटा, फार्मूला आपको पता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले x2 का मान रखते हैं बेटा, x2 का मान देखो x है, माइनस x1 क्या है बेटा 2 है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 क्या है, y2 देखिए 0 है, 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो एक तो फार्मूला वाला माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा -+ 5 का होल स्क्वायर। देखो एक तरफ हमने लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे तरफ का लिखते हैं। देखो दूसरे तरफ का फिर से वही
x2 माइनस x1, तो देखो x2 क्या है x है बेटा और x1 क्या है -2। तो एक तो फार्मूला x2 माइनस x1 होता है ना, तो एक फार्मूले में माइनस है और यहाँ पे देखो x2 हमने लिख दिया x और x1 कितना है बेटा, x1 का वैल्यू यहाँ रखना है तो -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर आपका प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू बेटा क्या है 0 माइनस y1 कितना है 9, क्योंकि प्लस में है इसलिए कोई चिन्ह नहीं चेंज होगा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है आपको, देखो दोनों पक्षों में आपका क्या है अंडर रूट है, अंडर रूट दोनों पक्षों में ना, तो दोनों का रूट हमको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। दोनों का रूट बेटा हटाने के लिए हम क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो ऐसे कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग बेटा कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो दोनों चीज ये जो पूरा कड़ी के अंदर लिखा रहेगा क्या बार लिख देंगे, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। अब जब पावर आपका जो है 2 बार लिखेंगे तो जब दो समान कड़ियों का आपस में गुणा होता है तो कड़ी का चिन्ह हट जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो इधर का भी हट जाएगा कड़ी और इधर का भी, तो ये क्या बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का 0 प्लस 5 करेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर से भी रूट हट जाएगा कड़ी हट जाएगी, प्लस -9 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हमको लगता है यहाँ तक नहीं होगी आपको। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो रखते हैं इसको x को a मान लेते हैं 2 को b मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -2 है तो प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस है ना, x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा, इसलिए क्या होगा -2ab, तो 2ab तो 2 दूना 4x आ जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे देखो फिर इसको a मान लेंगे इसको b, तो फिर क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करो क्या आएगा 4 प्लस 2ab होगा प्लस 2 और ab, तो 2 दूना 4x। ठीक है, प्लस -9 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आपको हम एक चीज बताना चाहेंगे, जब बराबर का निशान होता है तब बराबर के इधर और उधर जो प्लस माइनस वाली चीजें होती हैं अगर वो चीज सेम हो जाए, वो मान सेम हो जाए और उनके चिन्ह भी सेम हो तो वो आपस में कट जाते हैं, क्योंकि जब आप 75 लोगे तो प्लस अगर दोनों प्लस में है तो एक तरफ जब दूसरा वाला जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या बचा -4x प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 29 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4x और 81 4 85 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 81 4 85 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए, जो नंबर है उसको एक तरफ, तो देखो -4x और इधर 4x को लाओगे तो प्लस है तो इधर आ गया तो -4x हो जाएगा, बराबर देखो 4x यहाँ भी है पर 4x है, दोनों की चिन्ह अलग अलग है इसलिए नहीं कटा। ठीक है, इसलिए हमको 75 करना, और 85 माइनस क्या करोगे उधर ले आओगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो 4x दोनों माइनस में तो आपस में जुड़ जाएगा और चेन माइनस का लग जाएगा, तो माइनस का 8x हो जाएगा, बराबर 85 में से 29 घटाओगे 15, ये देखो 15 बन जाएगा, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 7, 7 में से 2 गया आपका 5, 56 हो गया। ठीक है, और फिर देखो आगे बढ़ो, -8x बराबर क्या आ गया बेटा 56 आया है, तो -x बराबर क्या आ जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटे -8। ठीक है, तो प्लस माइनस का जब भाग दोगे तो माइनस आता है और 8 से क्या होगा बेटा 56 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या होगा -7, यानी जो p का निर्देशांक है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा बेटा p का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा x की वैल्यू -7 और जो है y आपका क्या है 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा p कोष्टक में -7 कॉमा 0, तो -7 कॉमा 0 किसी ऑप्शन में देखिए पहले के ऑप्शन में है, इस तरह से आपका पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, हम आपको
क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क देना चाहेंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं कि नहीं। बस उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है बेटा, ये देख लो आप। ठीक है, देखो बोला है वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक है। तो वहां एक्स अक्ष पर पूछा था और यहाँ पर वाई अक्ष पर एक बिंदु को लेना है आपको। ठीक है, तो जब एक्स अक्ष पर होगा तो वाई का निर्देशांक 0 होता है, जब वाई अक्ष पर होगा तो एक्स का निर्देशांक 0 होगा। यानी जो आप बिंदु लोगे उसमें एक्स 0 होगा और वाई को आप मान लेना वाई, और आप पी का निर्देशांक जो भी अगर बिंदु मानना पी, तो पी का निर्देशांक निकाल लेना। ठीक है बेटा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर लिखिएगा, हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने आपको देखो फिगर पहले समझाया, उस पर क्वेश्चन बताया, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पे क्वेश्चन था, उसका पूरा आपको बताया, फिर अब देखो उसके बाद की जो कुछ पॉइंट लिखे हैं उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अब उन्हीं पॉइंट पे आधारित है। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला पॉइंट था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आप सभी लोग को याद हो चुका अब तक, x2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद देखो आपका लिखा है विभाजन सूत्र रेखाखंड का अंतःविभाजन। ठीक है, तो रेखाखंड का जो अंतःविभाजन है, मान लीजिए कोई रेखा आपकी PQ है और जो R पॉइंट पे विभाजित हो रही है, तो दोनों के बीच का अनुपात m1 अनुपात m2 है, और जो बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 है। तो इसमें जो आपका ये R है उसका जो निर्देशांक होगा x, y वो होगा क्या आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। मतलब आपको नीचे में m1 m2 लेना है और फिर m1 m2 ऊपर भी लेना है, प्लस के साथ ही लेना है। बस क्या करना है, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 ले लेना है, तो ये आपका जो है R में x का जो मान होगा वो आ जाएगा। फिर y के लिए क्या करेंगे, फिर से m1 प्लस m2 ऊपर, नीचे m1 प्लस m2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे उसमें x2 और x1 लगाया है, तो इसमें भी क्या होगा y2 और y1 लगा लेंगे, तो आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 आपका जो है y का निर्देशांक मिलेगा। यानी r(x,y) मतलब r और x,y के निर्देशांक आपको क्या है, पॉइंट R पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज कर लेना। फिर इसके बाद बेटा जैसे कि आपका अंतःविभाजन में जब आपका ये जो R पॉइंट है वो आपका बीचों बीच हो जाए, यानी कि मध्य में हो जाए, यानी कि समान अनुपात में 1:1 के अनुपात में रेखा विभाजित होने लगे, तो जो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो क्या करना है आपको, जो x का कोऑर्डिनेट है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और जो y का मान है उसको भी जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम आपका जो 12वां क्वेश्चन है ये आपका इसी तीसरे वाले पॉइंट पे ही आधारित है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या है, तो त्रिभुज देखो बेटा बनेगा जब, तो उसमें 3 शीर्ष होंगे यानी 3 पॉइंट होंगे और तीनों पॉइंट के निर्देशांक देंगे, तो सबके x1 x2 और x3 को आप जोड़ के 3 पॉइंट है, तीनों के जो है जोड़ के x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 होगा और y1 + y2 + y3 अपॉन में भी 3 होगा। ये आपका जो है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, देखो होता क्या है वो, उसमें आपको फिर से त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए रहेंगे, उसमें क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा 1/2 कोष्टक में x1 फिर कोष्टक y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 फिर प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 होगा। ठीक है, देखो एक लास्ट जो बात है वो लिखा है, यदि 3 बिंदुओं के से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु समरेख होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि जब तीनों बिंदु समरेख कब होंगे, जब इसके लिए आप क्या करेंगे, तीनों बिंदु से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, अगर उसका मान 0 हो जाता है तो वो तीनों बिंदु आपसे क्या होंगे बेटा, समरेख होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका ये सूत्र है, इसे आप अच्छे से याद कर लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिया है बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1
प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बेटा, क्या होगा, देखो ये क्या होगा आपका, देखो आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में x1 इसको मान लो, y1 किसको मान लो, इसको मान लो, x2 इसको मान लो बेटा, और y2 किसको मान लो, इसको मान लो। तो x1 प्लस x2 ना, तो देखो -2 प्लस कर देगा -2 x1 x2 की वैल्यू रख दिया बटे में 2, ठीक है। फिर y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 6, y2 की वैल्यू क्या है 10 बटे में 2, ठीक है। होगा देखो ये माइनस में था इसलिए क्वेश्चन करेगा। देखो ये क्या देगा आपका -2 और ये प्लस माइनस -2 अपॉन में 2, ये क्या होगा 6 10 16 बटे में 2, ठीक है। 2 8 16 और आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा अब -2 क्या हो जाएगा -4 बटे 2 8, ठीक है। 2 दूना 4 और क्या जाएगा आपका -2 8, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु का निशान रहेगा -2 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। डायरेक्ट फार्मूला पे था बेटा, फार्मूले पे आप रख दोगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, 13 आपका है बिंदु A -4, B 4, C 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या है, आप सबसे पहले जो भी बिंदु दिया है उससे आप जो है रेखाएं निकालोगे, ठीक है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए क्या होती है बेटा, देखो 3 रेखाओं से मिलकर जो है त्रिभुज बनता है। तीनों शीर्ष आपको मान लो ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या दी है आपको, ए के निशान क्या दिए हुए हैं -4, 0, बी का आपका दिया है, देखो बी का आपका निशान दिया है 4, 0, और सी का जो निशान दिया है आपको 0, 3, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल देना है, सी ए निकाल देना है, ठीक है। ए बी बी सी सी ए निकाल दो और देख लो कि तीनों, पहले तो ये चेक कर लो त्रिभुज संभव है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई नहीं का ऑप्शन भी है, ठीक है। त्रिभुज संभव है कि नहीं, तो याद रखना त्रिभुज तभी संभव होता है जब आपका दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। अगर छोटा हो जाएगा दो भुजाओं का योगफल तब त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इस भुजा को ए मान लो, इस भुजा को बी मान लो, इस भुजा को सी मान लो, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, और सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। मतलब हमेशा याद रखना दो भुजाओं का योगफल जब तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो आपका जो है तभी त्रिभुज संभव है, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमको चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए पहले आपको क्या है ए बी बी सी और सी ए, यानी भुजा ए भुजा बी और भुजा सी निकालनी होगी, ठीक है। तो देखो ये भुजा, इन भुजाओं को निकालने के लिए हमारा देखो ए बी है, तो ए और बी का बिंदु जो दोनों दिया है निर्देशांक दिए हैं, तो इससे हम क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ये भी निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ये भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और सी बी ए बी। तो फिर जो कंडीशन है उसको चेक कर लेंगे, ठीक है बेटा। देखो आपका पहले ए बी निकालते हैं, ए बी इसका नाम हमने ए दिया है, या ए बी केवल लिखो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ए बी बराबर क्या होगा, रूट के अंदर x2 - x1 y क्या होगा प्लस y2 - 1। देखो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है, पहले इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करके करते जाएंगे। तो देखो x2 कितना है बेटा 4 है, x1 कितना है -4, तो एक फार्मूला वाला 4 माइनस मिलके जो है प्लस हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 0,
माइनस फिर y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो ये देखो क्या हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 0 तो 0 का कोई मतलब नहीं तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 को फिर रूट के बाहर निकालो तो 8 यानी 8 देखो 2 बार आ गया तो यहाँ चौथ में 2 है इसलिए 2 2 का पेयर करेंगे तो यानी 8 आ जाएगा। ठीक है क्या जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है फिर दूसरा देखो ए बी निकाल लिया अब बी सी निकालने के लिए देखो फिर क्या है इसको आप x1 y1 मान लो इसको आप x2 y2 मान लो। ठीक है देखो y2 मान लो तो देखो सूत्र फिर से वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बेटा 0 0 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस का निशान y2 कितना बच्चा देखो 3 है और y1 कितना है 0 तो इतने का स्क्वायर ये होगा। ठीक है इसको जब हल करोगे आप तो क्या जाएगा बेटा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो -4 का स्क्वायर करोगे -4 का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 16 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। ठीक है तो ये जो है 16 9 क्या हो जाएगा 25 और 25 किसका मान है 5 का मान है अंडर रूट 25 का मान जो है 5 होता है। ठीक है यानी ABC क्या हो गया आपका 5। ठीक है फिर आप लिखोगे CA देखो यहाँ पे इसको CA इसको x2 y2 मान लीजिए इसको x1 और y1 मान लो। ठीक है तो देखो x2 माइनस x1 तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 0 फिर माइनस का चिन्ह तो फिर क्या है x1 -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 3 है माइनस y1 कितना है 0। ठीक है 3 हो गया देखो क्या हो जाएगा फिर से 4 का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है अब देखो 4 चौका 16 3 का 9 क्या जाएगा बेटा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू 5 की। ठीक है अब देखो चेक कर लेते हैं त्रिभुज संभव है कि नहीं। पहले तो यही चेक करेंगे कि संभव बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होनी चाहिए बड़ी। तो देखो इन दोनों भुजाओं को तो 8 5 जो है 13 और 13 क्या है 5 से बड़ा होगा। फिर देखो दूसरा चेक करो 5 5 10 तीसरी भुजा 8 से क्या है बड़ा है। फिर देखो 8 5 13 फिर ये किससे है 20 से बड़ा है 5 तो यानी त्रिभुज 100% संभव है। फिर देखो समकोण के लिए क्या है पाइथागोरस प्रमेय लगाओ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो देखो कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है कर्ण सबसे बड़ी होता है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या आएगा 25 25 50। ठीक है तो आपका ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होना चाहिए नहीं है। फिर पहला डी ऑप्शन और ए ऑप्शन कट गया। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो आपका BC और CA क्या है बेटा बराबर अतः कैसा त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है विषम समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर आती है तो समबाहु बनता है। ठीक है चलिए तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी समद्विबाहु त्रिभुज सही है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है बेटा चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है आपसे शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है तो देखो बेटा सबसे पहले परिमाप के लिए आपको कोई सूत्र रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखना किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है जैसे वर्ग है आयत है त्रिभुज है किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसके जो बाहरी बाउंड्री होती है उसी का योगफल होता है। यानी कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3 भुजाएं और तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो आपको त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। तो पहले तो सबसे जो तीनों शीर्ष दिए हैं उनसे हम उनकी तीनों भुजाएं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने भुजा निकाला था जैसे उसी फार्मूले पर रख के तीनों भुजा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है आपका
जो है उनको जोड़ देंगे, वही आपके त्रिभुज के परिमाप होंगे। ठीक है, तो देखो फिर से हम शीर्ष जो है त्रिभुज बनाते हैं कोई, और उसके शीर्ष हम लोग लिख लेते हैं। देखो ए बी सी, ठीक है बेटा। तो ए जो है आपका दिया है 0,4, बी आपका दिया है बेटा 0,0, और सी आपका दिया है 3,0। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, ए बी भुजा निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। ये तीनों भुजा जैसे ही आ जाएंगी, तीनों को आपस में जोड़ देंगे, वही क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा। ऐसे त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका त्रिभुज के परिमाप का, जैसा त्रिभुज वैसा, मतलब सभी भुजाओं का आप योगफल कर दोगे, वही त्रिभुज का परिमाप होगा। समद्विबाहु है तो दो भुजा जो समान होगी 2a प्लस वो बनता है आपका b, अगर विषमबाहु है तो a प्लस बी प्लस सी बनता है। ठीक है, अगर जो है क्या कहते हैं समबाहु है तो 3a बन जाता है। तो सबका अलग अलग सूत्र होता है हर त्रिभुज के लिए, पर आपको कोई त्रिभुज का कोई फार्मूला आपको परिमाप के लिए नहीं याद करना, बस याद रखना कि जैसा भी भुजा आएगा सारी भुजाओं का हम योगफल कर देंगे, वही त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बस सबको आप निकाल के क्या कर देना, जोड़ देना। तो चलिए हम लोग करते हैं। फिर से हम लोग इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें। पहले इन दोनों से निकाल लेंगे, फिर इन दोनों से निकालेंगे, फिर इन दोनों से। तो देखो सबसे पहले ए बी निकाल लो बेटा, ए बी फिर से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 कितना है बेटा 0 0 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 0, फिर माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 0 का होल स्क्वायर आएगा तो 0 में से 0 घटाओगे, 0 में से 0 घटाओगे 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, और यहाँ 0 में से 4 घटाओगे -4 आएगा, और -4 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -4 दो बार है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 16 आएगा, 16 को फिर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो आपका पावर 2 दिख रहा है, इसलिए इसको एक बार बाहर लेते हैं, और माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। ठीक है, स्क्वायर जो है माइनस की वजह से स्क्वायर है, इसलिए प्लस ही हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है तो उसका मान कितना आ जाएगा बेटा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, बीसी भुजा निकालो। बीसी भुजा के लिए अब क्या है, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। फिर से देखो, फिर से वही सेम फार्मूला, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 0, फिर प्लस का निशान बेटा, प्लस का निशान, फिर y2 कितना है 0, y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर होगा। तो देखो फिर ये 0 का होल स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, 3 में से 0 घटाओगे 3 आएगा, 3 का अंडर रूट 3 स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका सी ए बेटा, सी ए देखो, इसको फिर से क्या x1 y1 मान ले, x2 y2 वही है। ठीक है, देखो फिर से x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस जो है y2 माइनस y1 क्या है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब बेटा हल करोगे तो आ जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और -7 का स्क्वायर, -4 गुणे -4 तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 16 और 9 बेटा क्या आ जाएगा 25, और 25 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमने क्या कहा, देखो ए बी की वैल्यू 4 आ गई, बी सी की वैल्यू 3 आ गई, और सी ए की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो हमने बोला था परिमाप निकालने के लिए क्या कर दो, सारी भुजाओं को आप बेटा जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 + 5, तो 4 3 7 5 12। 12 कोई आंसर में है क्या, तो देखिए 12 आपका ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये देखो बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 और -4, 6 और -3, 5 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, x3 y3 क्या है। देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है, और ये क्या होगा x3 y3। ऐसा इसलिए कर ले रहा है बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न है, हमको सॉल्यूशन डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको सबको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, ये क्या होता है, ये होता है 1/2 बड़ा कोष्टक x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, बस इसी फार्मूले का आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका त्रिभुज की क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 देखो x1 की वैल्यू वहां से देख लो आपका कितना 1 है बेटा। देखो फिर y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपकी 6 है, 6 लिख देंगे माइनस फार्मूले का। फिर आपका y3 की वैल्यू देखो -5 है, तो माइनस फार्मूला वाला और -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर आपका देखो प्लस है, फिर x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, x2 की वैल्यू -4 है, तो प्लस है और फार्मूले में प्लस है वहाँ माइनस है, तो x2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, प्लस माइनस -4। फिर y3 देखो क्या है, y3 आपके दिया है -5। ठीक है, -5। ठीक है, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, y1 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस फार्मूला वाला और माइनस आपका नंबर वाला, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x3 कितना है बेटा, x3 आपका -3 है, तो देखो प्लस फार्मूले का माइनस हो मिलके प्लस माइनस -3। फिर y1 की वैल्यू कितना है बेटा -1। ठीक है, फिर y2 की वैल्यू क्या है आपकी जो है प्लस का 6, तो यहाँ फार्मूले माइनस है तो -6 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 6 था। ठीक है, ये कर लो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा 1/2 ये क्या हो जाएगा 6 5 11, और 11 में 1 का गुणा करोगे 11 का 11। फिर देखो इसको हल करोगे तो -4 आ जाएगा, -5 + 1 हल करोगे तो -4 आ जाएगा, -5 में से +1 को घटाना तो -4। अब देखो माइनस माइनस प्लस और 4 4 क्या हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, फिर आपका देखो इन दोनों का आपस में गुणा करो, फिर देखो 4 चौका 16 आ गया। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देगा माइनस का 7, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और माइनस माइनस देखो गुणा करोगे क्या आ जाएगा, फिर प्लस और 7 × 21। ठीक है बेटा, ये अब देखो 1/2 सबको जोड़ लो, सबको जोड़ के कोई कोष्टक में है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह है। 11 16 और 21, तो देखो 1 6 1 7 7 1 8। ठीक है, फिर आपका यहाँ 2 2 1 3 3 1 4 48। अब इसको काटोगे तिरछे में देखो कट रहा है, 2 दूना 4 2 चौका 8, तो कितना आ गया बेटा 24 मात्रक। ठीक है, आपका 24 वर्ग इकाई, कोई ऑप्शन में है क्या 24 वर्ग मात्रक या 24 वर्ग इकाई, तो देखो 24 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब भी क्षेत्रफल होगा याद रखना उसमें क्षेत्रफल का मात्रक में हमेशा वर्ग इकाई होती है, वर्ग मात्रक होता है, इसी की बात का ध्यान रखना। तो देखो 24 आपका आंसर है, 24 वर्ग मात्रक, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2,3 b 4, k और c 6, -3 संरेखीय। देखो बेटा यहाँ पे आपको हमने एक छठा पॉइंट दे रखा है कि यदि 3 बिंदुओं से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं सब, k का मान निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रख के चलेंगे और आपका वो जो है k का मान दे देगा। ठीक है, तो देखो संरेख होने की कंडीशन क्या होती है, होने की कंडीशन क्या होती है बेटा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बराबर होता है 0। ठीक है, तो अब इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखो, इधर बराबर 0 पे रख लो और k का मान आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल का निकल 1/2 x1 y2 - y3 फिर प्लस x2 y3 - y1 फिर प्लस x3 फिर y1 - y2 कोष्टक बंद बराबर क्या होगा बेटा 0। बस इसी पे मान रख के आपको हल कर देना है। देखो यहाँ पे भी हम लोग इसको x1 इसको y1 मान लो, इसको x2 इसको y2 मान लो, इसको x3 और इसको y3 मान लो। ठीक है, तो देखो 1/2। ठीक है, x1 की वैल्यू बेटा क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 लिख लो। फिर y2 देख लो क्या है, y2 की वैल्यू आपकी k है तो यहाँ k लिख लेंगे। ठीक है, और माइनस फिर y3 की वैल्यू देखो क्या है बेटा, y3 की वैल्यू आपकी -3 है, तो माइनस फार्मूले वाला
और माइनस जो मान दिया है y3 का उसका, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे और 3, ठीक है। फिर प्लस x2 की वैल्यू बेटा क्या है, देखो x2 की वैल्यू आपकी जो है 4 है, तो आप जो है 4 रख दो। y3 की वैल्यू क्या है बेटा, y3 की वैल्यू आपकी -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, ठीक है, -3। फिर माइनस का फॉर्मूला, फिर y1 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, y1 की वैल्यू आपकी देखिए यहाँ पे क्या है, y1 3 है, तो -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है 3 हो, तो ये -3। फिर x3 क्या होगा बेटा, x3 की वैल्यू देखो क्या है, x3 की वैल्यू आपकी 6 है, तो 6 रख लो। फिर y1 देखो क्या है, y1 की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 रख लो। फिर माइनस, फिर y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू ये है, तो ये रख लो, ठीक है। ऐसे कर लो, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसके। अब देखो आपको करना क्या है, देखो 1/2, फिर इस 2 का गुणा इसमें भी करेंगे बेटा, इसमें भी करेंगे, तो क्या जाएगा 2k प्लस 2 3 6। फिर देखो ये +4 और इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें पहले क्या करना है आपको, पहले इसको जोड़ लो। देखो इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 3 3 क्या आएगा, 6 आएगा, और बड़ा वाला दोनों क्या है माइनस में हो, तो इसलिए जोड़ जाएगा और माइनस का चिन्ह लगेगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करो। देखो तो क्या जाएगा 6 चौक 24 और प्लस माइनस माइनस का 24, ठीक है। अब देखो फिर प्लस, देखो इस 6 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी, तो क्या जाएगा प्लस का 6 का 18, फिर 6 प्लस का 6 और माइनस का प्लस माइनस -6 की, ठीक है, बराबर 0। अब देखो बेटा 1/2, ठीक है, 2k और -6 के एक प्लस में एक माइनस में घटाएंगे, और क्या जाएगा बेटा माइनस का 4k, ठीक। और देखो ये 18 और प्लस 18 मिलकर 24 हो जाएगा, प्लस का 24 और माइनस का 24 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये 2 इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, या फिर ऐसी को और हल करोगे तो -4k बटे में क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, बराबर 0। देखो एक का ऊपर का गुणा ऊपर से नीचे, तो 2 दूना 4, तो क्या जाएगा -2k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा -2 का यहाँ 0 बटे -2, और -2 का जब भाग होगी तो क्या जाएगा 0, ठीक है। तो k बराबर बेटा क्या जाएगा 0। इस तरह k की वैल्यू आपको देखो ऑप्शन नंबर बी 0 दिया है, ये आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे क्लास दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।